देखिए 23 फरवरी की सुबह यूपी में साइबर ठगों के लिए कयामत लेकर आई। असरू, जुबैर, मुनाजिर, यही नहीं, ऐसे कई फ्रॉड को पुलिस ने दबोच दिया। मथुरा में योगी फोर्स ने जालसाजों के खिलाफ 2026 के सबसे बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया। मेवात से मथुरा की मुस्लिम बस्तियों में जाकर ये साइबर ठगी का धंधा चलाने वाले फ्रॉड भोले भाले लोगों को अब तक करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। लेकिन इस बीच ये जालसाज भूल गए कि जहां से वो फ्रॉड के इस नेटवर्क को चला रहे हैं वो योगी राज का हिस्सा है, जहां अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। दो 240 पुलिसकर्मियों की फौज, 13 पुलिस थाने के प्रभारी, 5 सर्किल अफसर, 1 एडिशनल एसपी। इस साल के सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी है। नाम है ऑपरेशन त्रिनेत्र। सुबह का सूरज आसमान पर चढ़ता उसके पहले योगी फोर्स ने मुस्लिम बहुल 2 गांव दिगंबरा और जंघावली पर चढ़ाई कर दी। पुलिस फोर्स को आते देख भगदड़ मच गई। कुछ घरों से खेत की ओर भागे, कुछ ने घर में छिपने की कोशिश की। लेकिन इस साल के सबसे बड़ी रेड के बाद शिकंजे में आए ये शातिर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुल 35 हैं। एक एक करके गिनते जाइए, पूरे 35 हैं। ये वो धोखेबाज हैं जिन्होंने ना जाने कितनों की गाड़ी कमाई लूटी है, कितनों को कंगाल किया है, ना जाने कितनों को चूना लगाया है, कितने गिरफ्तार हुए हैं। ये सब के सब भाईजान हैं। तस्वीरें कान्हा की नगरी मथुरा की हैं, जहां साइबर क्राइम का नया जामताड़ा बनाने की कोशिश थी। ये वो आरोपी हैं जो साइबर फ्रॉड के देश के सबसे बड़े साइबर फ्रॉड के मामलों में गिरफ्तार किए गए हैं और पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। ये देखिए, यहां से इनको ले जाकर अब पुलिस जो है कोर्ट में पेश करेगी। करीब 45 से ज्यादा फरार होने में भी सफल हुए हैं, जिनकी तलाश में पुलिस अलग अलग इलाकों में, अलग अलग राज्यों में, राजस्थान, हरियाणा सहित अन्य राज्यों में दबिश दे रही है। कहां तक बचेंगे ये 45 आरोपी? क्योंकि योगी राज में अपराधियों का बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। साइबर ठगी के आरोपियों की क्राइम कुंडली के पन्ने पर दर्ज अपराध की डिटेल बताने से पहले आपको सुनवाते हैं इन आरोपियों के पकड़े जाने के बावजूद कैमरे पर बोला गया सफेद झूठ। क्या करते थे? डेयरी पर काम करता हूँ पनीर। तो ये क्यों साइबर फ्रॉड में नाम आया? नहीं तो सुबह तैयार हो रहे। क्या नाम है? जुबैर नाम है जी। जुबैर क्या नाम है? असरू। असरू? हाँ। क्या नाम है? क्यों करते थे? मुनाजिर। ये सामने बिजली विभाग में काम करूँ जी मैं। तो बिजली विभाग में काम करूँ। कहाँ से, यहाँ से आप कैसे आ गए? सोते जगह लाए। रहने वाले हो? बिशंबरा के रहने वाले। अच्छा, रोजा सब। अच्छा, तुम कहाँ के रहने वाले? खेती बाड़ी काम है बिशंबरा। मेवात से? बिशंबरा खेती बाड़ी काम है जी। खेती बाड़ी का? हाँ जी। ये सब बताने के धंधे हैं, लेकिन असली धंधा है झूठ का, फरेब का, ठगी का, साइबर फ्रॉड का। ये सभी भाईजान मथुरा के दिगंबरा और जंघावली में बैठकर साइबर क्राइम को अंजाम देते थे। इनकी मोडस ऑपरेंडी को लेकर चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। अपराधी सिंडिकेट बनाकर काम करते थे। फर्जी सिम कार्ड, आधार कार्ड से लोगों को शिकार बनाते थे। ये गिरोह देश भर के लोगों को फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट के नाम पर ठगता था। ऑनलाइन लॉटरी और ऑनलाइन गेम्स के नाम पर लूटता था। देश के कई राज्यों में इन्होंने फ्रॉड किए हैं। जरा सोचिए, इन साइबर ठगों ने मथुरा से कितना बड़ा नेटवर्क खड़ा किया था। लेकिन इनका कनेक्शन भी साइबर ठगी के एक बड़े गढ़ से निकला है। ये साइबर ठग हरियाणा के मेवात से मथुरा आए थे। मेवात से मथुरा की दूरी सिर्फ 100 किलोमीटर है। ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के हैं, इसलिए मुस्लिम बहुल दिगंबरा और जंघावली गांव की आबादी में घुल मिल गए थे। लेकिन बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाती? अब शिकंजे में है, बाकी साथी भी ज्यादा वक्त तक नहीं भाग पाएंगे। प्रतिबिंब पोर्टल के द्वारा जो हॉटस्पॉट चिन्हित किए गए थे और हमारी साइबर टीम जो लगातार कार्य कर रही थी, उस रेड के क्रम में कुल जंघावली से जो गिरफ्तारी हुई है उसमें कुल 11 गिरफ्तार हुए हैं और 17 अपराधी वो भागने में कामयाब रहे हैं। और जो बिशंबरा से कुल 23 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और 28 अपराधी भागने में कामयाब रहे हैं।
योगी फोर्स को प्रतिबिंब पोर्टल के जरिए लगातार साइबर ठगी होने की शिकायतें मिल रही थी। पुलिस ने इक्का दुक्का आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन इस इलाके में कई घरों में साइबर फ्रॉड का धंधा चल रहा था और इसलिए योगी फोर्स ने साइबर क्राइम के खिलाफ इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन अंजाम दिया। अभी उन अपराधियों को जो साइबर क्राइम में पकड़े गए हैं उनको पेश किया जाएगा अदालत में, और उसके बाद और भी बहुत बड़ी जानकारियां निकलकर सामने आने की उम्मीद है। कैमरा जर्नलिस्ट महबूब अली के साथ अनुराग मिश्रा, जी मीडिया, मथुरा। योगी आदित्यनाथ ने विदेश जाने से पहले साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन चलाया, लेकिन उनके विदेश पहुंचते ही भाईजान ने क्लेश का बहाना ढूंढ लिया। लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में बनी बारादरी को विश्वविद्यालय प्रशासन ने रेनोवेशन के लिए बंद किया तो भाईजान ने बवाल काट दिया। बारादरी में ही नमाज पढ़ने की जिद लेकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया, माहौल खराब करने का पूरा इंतजाम कर लिया। सीएम योगी देश में होते तो क्या भाईजान इतनी हिम्मत दिखा पाते? हंगामा मचा है, साफ तौर पे देख सकते हैं बवाल किया जा रहा है। और देखिए ये तोड़ना शुरू कर दिया है इन्होंने, साफ देख सकते हैं। गदर काटा जा रहा है। देखिए यहाँ पर आप गिराने लगे हैं, ये गिराने लगे हैं। ये सब हो रहा है लखनऊ यूनिवर्सिटी कैंपस में, क्योंकि विश्वविद्यालय प्रशासन ने रमजान के महीने में कैंपस में बनी लाल बहादुरी मस्जिद को सील कर दिया है। जिन दरवाजों से नमाजी छात्र मस्जिद के भीतर नमाज पढ़ने जाते थे उन्हें वेल्ड कर ताला जड़ दिया गया है। इसी से भड़के छात्रों ने दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। ये आप रस्सी जो है वो देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रस्सियाँ जो हैं वो रखी गई थी ताकि जो है इस दरवाजे को तोड़ा जा सके। इस दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो ताला लगा है, इस ताले के ठीक ऊपर ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये देखिए रेती से जो है इसको काटने की कोशिश की गई। चूँकि यहाँ पर जो है ये ताला लगाया गया था, ये आप देख सकते हैं कि बाकायदा ये जो है इसको वेल्डिंग करके जो ताला यहाँ पर बांधा गया था, उसके बाद ये रेती से जो है इसको काटने की इस दरवाजे को कोशिश की गई। दावा है कि लाल बहादुरी का इतिहास 200 साल पुराना है। यहाँ जमाने से नमाज होती आ रही है। ऐसे में मस्जिद सील किए जाने से मुस्लिम छात्र आक्रोशित हैं। समाजवादी छात्र सभा, NSUI और लेफ्ट विंग के छात्र मुस्लिम छात्रों के समर्थन में उतर गए हैं। मस्जिद बंद हुई तो मुस्लिम छात्रों ने कैंपस में ही नमाज पढ़ी। इस दौरान NSUI के छात्र उनकी सुरक्षा के लिए मानव श्रृंखला बनाकर खड़े नजर आए। यही नहीं, मुस्लिम छात्रों ने रोजा भी कैंपस में ही खोला। अब मस्जिद खोलने की मांग को लेकर छात्र धरने पर बैठ गए हैं। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि बिना जानकारी दिए ही मस्जिद सील कर दी गई। नमाज का वैकल्पिक इंतजाम किए बिना ही बैरिकेडिंग कर दी गई। ये गलत है। भाई आपने नोटिस दी, कुछ नहीं दिया, डायरेक्ट आपने बैरिकेडिंग लगा दी। एक बार मुस्लिम समाज से आपको बात तो करनी चाहिए थी, अपनी बात रखते फिर वो लोग अपनी बात करते, लेकिन यहाँ कोई सुनने लायक नहीं, सब तानाशाही चल रही। सवाल ये कि आखिर विश्वविद्यालय प्रशासन को मस्जिद सील करने की जरूरत क्यों आन पड़ी? दरअसल मस्जिद का भवन जर्जर हो चुका है, दीवारें जीर्ण शीर्ण हो चुकी हैं, कभी भी गिर सकती हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन का दावा है कि भवन की मरम्मत के लिए ही मस्जिद में आवाजाही को रोका गया है और रेनोवेशन का काम किया जा रहा है। हम इस वक्त लखनऊ विश्वविद्यालय में ही मौजूद हैं और ये वो लाल बारादरी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग को फिलहाल लखनऊ विश्वविद्यालय जो है वो दोबारा से रिनोवेट करा रहा था। इसके लिए बाकायदा आप सामने की तरफ देख सकते हैं कि ये जो है बाकायदा एक पोस्टर भी लगाया गया जिसमें लिखा गया है कि ये भवन क्षतिग्रस्त एवं असुरक्षित है, भवन में प्रवेश एवं अन्य गतिविधियाँ प्रतिबंधित है। आज्ञा से कुल सचिव, ये फिलहाल यहाँ पर नोटिस लगा दी गई थी। लाल बहादुरी ASI संरक्षित स्थल है, इसलिए बिना उसकी मंजूरी के यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया जा सकता। आरोप है कि यूनिवर्सिटी प्रशासन इस स्थल पर धर्म विशेष के लोगों की एंट्री रोकने की साजिश कर रहा है। प्रशासन इस वजह से ये कदम उठा रहा है कि ये जर्जर हालत में, जैसे आप भी देख रहे हैं, और इसमें दिक्कत हो सकती है पढ़ने में, लेकिन उस चीज़ के लिए नोटिस पहले देना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। वो चीज़ प्रशासन ने नहीं की है। जो चीज़ दशकों से चली आ रही थी उसको इस तरह से अचानक से बंद कर देना कोई अच्छी बात नहीं है। 27 में इसका जवाब बेशक मिलेगा। किसी एक धर्म के विरोध में सरकार नहीं जानी चाहिए। सरकार संविधान से चलनी चाहिए। संविधान में सबको अधिकार है, हर धर्म का अधिकार है, और ये बहुत गलत किया है।
ये मामला अब हिंदू मुस्लिम का रंग लेता भी नजर आने लगा है। समाजवादी छात्र सभा, NSUI और लेफ्ट विंग के छात्र जहां मस्जिद खोलने की मांग को लेकर मुस्लिम छात्रों के समर्थन में आ गए हैं, तो वहीं ABVP विरोध में खड़ी हो गई है। मुस्लिम छात्रों ने जहां कैंपस में नमाज पढ़ी और इफ्तार किया, तो वहीं ABVP के छात्रों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। ABVP के छात्र विश्वविद्यालय प्रशासन की कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं। यहाँ मस्जिद थोड़े न थी, ये कोई मस्जिद नहीं, ये बारादरी है, ये बारादरी है और ये कोई मस्जिद नहीं। यहाँ नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। विश्वविद्यालय शिक्षा का मंदिर है और शिक्षा के मंदिर में इस तरीके की राजनीति करना एक कैंसर का काम करेगा। अगर ये सुधरते हैं तो सुधरते हैं, वरना लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र इनको खदेड़ने का काम करेगा। इस मामले में विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया गया है, जबकि यूनिवर्सिटी के छात्र गुट इस पूरे मामले को लेकर आमने सामने आ गए हैं। विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में वक्फ के नाम पर भाईजान ने फिर बड़ा खेल कर दिया, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। हिंदुओं का धर्मांतरण कराते कराते भाईजान ने अब जमीन का ही धर्मांतरण करा दिया है। जी हां, वो भी पूरे 77 करोड़ रुपए की जमीन का। सवाल यह है कि अब जमीन का धर्मांतरण कैसे हो सकता है? तो हमारे इस रिपोर्ट को आपको बहुत ध्यान से देखना होगा, आपको यह भी पता चल जाएगा। मध्य प्रदेश में जमीनों का धर्मांतरण, 77 करोड़ की जमीन डकार गए मियां भाई। जो भी अगर उस पर कब्जा करेंगे उसका कब्जा हटाएंगे। सरकारी जमीन में हेरा फेरी सरकार से मिले बगैर नहीं हो सकती। सरकारी लोग उसमें शामिल रहते हैं, उनकी सहमति रहती है। भोपाल, बुरहान, छतरपुर, देवास, टिकमगढ़, आगर मालवा, अनूपपुर, बालाघाट और भिंड, मध्य प्रदेश के 20 जिलों में भाईजान का लैंड जिहाद एक्सपोज हुआ है। अभी तक भाईजान के टारगेट पर हिंदू, भाईजान हिंदुओं का धर्मांतरण करते थे, लेकिन इस बार मियां भाई ने सरकारी जमीनों का ही धर्मांतरण करा दिया। जी हां, सरकारी जमीनों का, और वो भी पूरे 33। भोपाल के इस मस्जिद का मियां भाई ने चोरी छिपे धर्मांतरण कर दिया। ये संजय नगर स्थित भोपाल की एक प्रॉपर्टी है। ये उनमें से एक प्रॉपर्टी ऐसी ही CAG की जांच में मध्य प्रदेश की लगभग 33 ऐसी प्रॉपर्टी हैं जो जांच में पाई गई हैं कि ये वक्फ ने गलत तरीके से इनको हत्या ली या फिर कब्जा ली या इनको चेंज कर दिया गया। ये सरकारी प्रॉपर्टी है। ये मस्जिद सरकारी जमीन पर, लेकिन कागजों में हेरफेर कर धर्मांतरण गैंग ने इसे वक्फ की प्रॉपर्टी बना दिया। साल 2094 में इस जमीन को सरकार 30 साल के लिए लीज पर दी थी, लेकिन 2022 आते आते मियां भाई ने साजिश कर लैंड यूज को ही बदलवा दिया और कब्जा कर लिया। CAG की जांच रिपोर्ट में ये भी माना गया है कि लीज दी हुई जमीन किसी की नहीं हो सकती, वो उसको वक्फ नहीं कर सकता है, लेकिन इस पर मस्जिद खड़ी हुई थी, लिहाजा ये वक्फ में साल 2022 में इंदराज कर दी गई। ऐसी मध्य प्रदेश की कई प्रॉपर्टियां हैं जिनको वक्फ बोर्ड ने हत्या लिया। जैसे ये रिपोर्ट सामने आई है तो मध्य प्रदेश में हड़कंप मच गया है। भोपाल में सिर्फ एक मस्जिद नहीं, बल्कि कई मस्जिद और कब्रिस्तान के नाम पर खेल हुआ। हनोतिया मस्जिद, मदीना मस्जिद महवाड़िया, कमला नगर कब्रिस्तान, कानासिया कब्रिस्तान, ये सभी सरकारी जमीन पर मौजूद है। लेकिन भाईजान ने फर्जीवाड़ा कर इनके मालिकाना हक बदल दिया और इन्हें वक्फ प्रॉपर्टी में शामिल करवा दिया। सरकारी जमीन को निगलने का खुलासा उस समय हुआ जब कैग की रिपोर्ट आई। अब तक भाईजान 77 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन निगल चुके हैं। सारे कलेक्टर को निर्देश देंगे कि जहाँ भी ऐसी जमीनें हैं उसकी जानकारी मंगाऊंगा। जो भी अगर उस पर कब्जा करेंगे उसका कब्जा हटाएंगे। मेरा हो तो कुछ नहीं होगा। सरकारी जमीन में हेरा फेरी सरकार से मिले बगैर नहीं हो सकती। सरकारी लोग उसमें शामिल रहते हैं, उनकी सहमति रहती है। कैग रिपोर्ट के मुताबिक 2018 से 2024 के बीच में ये फर्जीवाड़ा किया गया है। कैग ने 81 वक्फ की संपत्तियों की जांच की, इनमें से 33 सरकारी संपत्तियां निकली। मतलब रिकॉर्ड में हेरफेर कर भाईजान 2,09,639 वर्ग मीटर क्षेत्रफल सरकारी जमीन निगल गए।
सरकारी जमीन को हड़पने का खेल उस समय शुरू जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार और कमलनाथ सीएम। भाईजान का लैंड जहाज सिर्फ भोपाल तक सीमित नहीं, सरकारी जमीन की लूट पूरे मध्य प्रदेश में की गई। बुरहानपुर की मदीना मस्जिद मदरसा, छतरपुर की वक्फ ईदगाह, दरगाह, हजरत सैयद वाली कब्रिस्तान और कुआं, देवास और टिकमगढ़ में भी कब्रिस्तान शामिल। ये सभी सामुदायिक उपयोग के लिए रिजर्व जमीन। लेकिन भाईजान राजस्व अधिकारियों के साथ मिलकर इसके इस्तेमाल को ही बदल। अब कैग के खुलासे के बाद वक्फ बोर्ड इस पर टेक्निकल मिस्टेक का पर्दा डालने की कोशिश कर रहा। रिपोर्ट आते ही हम जांच कराएंगे और जो गलत हुआ उस पर कार्रवाई करेंगे। किसी और व्यक्ति की 1 इंच भी जगह या शासकीय 1 इंच भी जगह वक्फ में इंदराज नहीं की जाएगी। मध्य प्रदेश में सरकारी जमीन पर मियां भाई के कब्जे की रिपोर्ट एक अलर्ट। अब सवाल है कि जिन जमीनों पर कब्जा हुआ उसे मोहन सरकार वक्त से कैसे आजाद करवाए। भोपाल से प्रमोद मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब बात करते हैं तालिब और खालिद की, जो अब जेल में हैं। दोनों भूल गए थे कि वो योगी राज में रहते हैं। तालिब खालिद के अवैध कब्जे वाले साम्राज्य पर आज बुलडोजर चल गया। 16 सालों से तालिब और खालिद ने बिजनौर को अपराध का अड्डा समझ लिया था, लेकिन इनकी फाइल जैसे ही सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंची, 24 घंटे के भीतर योगी फोर्स ने तालिब और खालिद का पूरा हिसाब कर दिया। देखिए। फाइल सीएम योगी तक पहुंचे और कार्रवाई ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ऑर्डर होते ही बिजनौर प्रशासन हरकत में आ गया और पीले पंजे का एक्शन शुरू हो गया। तालिब खालिद का अवैध साम्राज्य, पीले पंजे का जबरदस्त प्रहार। तालिब खालिद की क्राइम कुंडली देख आप भी हैरान रह जाएंगे कि कैसे इन दोनों ने बिजनौर में नियम और कानून की धज्जियां उड़ा रखी थी। इन्हें रत्ती भर भी इस बात का खौफ नहीं था कि योगी फोर्स का डंडा चलेगा तो इनका क्या होगा। बिजनौर के अवैध कॉलोनियों जैसे चांदपुर रोड पर मंगल बाजार, ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र और रानी किन्नर की कोठी के पास एक कॉलोनी जिस पर पहले ही अवैध कॉलोनी का बोर्ड लगाया गया था, इन कॉलोनियों से खालिद तालिब ने बोर्ड को उखाड़ दिया था। इसके अलावा तालिब खालिद भाइयों ने शाहशीरी के कब्रिस्तान की भूमि पर कब्जा जमा रखा था। लेकिन अब भाईजान के कब्जे के खिलाफ योगी का पहलवान एक्शन मोड में है। ये तस्वीरें यूपी में माफिया राज पर डायरेक्ट अटैक की हैं। बिजनौर में जिस तरह से तालिब खालिद कब्जे वाला खेल खेल रहे थे, वो ये भूल गए थे कि माफिया अतीक अहमद की कब्जाई जमीन का क्या हुआ। गाजीपुर वाले माफिया मुख्तार अंसारी ने जिस जमीन पर कब्जा कर रखा था उसका क्या हुआ। लिहाजा योगी ने तालिब खालिद की कब्जाई जमीन को भी बुलडोजर की चोट से समतल कर दिया। बिजनौर में तालिब खालिद की कब्जे की कहानी शुरू होती है 2010 से। प्रशासनिक साठगांठ से इन दोनों भाइयों ने करोड़ों की कमाई की, लेकिन एक दिन इनके पाप का घड़ा फूटना ही था और तभी जा टकराए पूर्व सांसद भारतेंद्र सिंह से, जिन्होंने इधर उधर नहीं सीधे हाजिरी लगाई योगी के जनता दरबार में। योगी ने बिजनौर डीएम को तालिब खालिद की फाइल की डिटेल रिपोर्ट देने को कहा और अब देखिए हाल क्या है। जनप्रतिनिधियों के रेफरेंस पर और जनता दर्शन में प्राप्त हो रही शिकायतों के संज्ञान लेते हुए खालिद, तालिब, आबिद इन तीनों पे मुकदमे दर्ज हुए। SC/ST धारा का मुकदमा भी लिखा गया, साथ ही साथ गुंडा की कार्रवाई स्टार्ट हुई। इन तीनों के पास 4 असलहे की सूचना प्राप्त हुई। उन 4 असलहों को सस्पेंड कर दिया गया और जमा करा लिया गया है। असल में तालिब खालिद की फाइल तो बहुत पुरानी है, लेकिन दोनों ने पूर्व जिला अध्यक्ष रॉबिन चौधरी से मारपीट की। शिकायत हुई, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने उस लेवल पर कार्रवाई नहीं की। जाहिर है योगी राज में ढील की कोई गुंजाइश नहीं होती, तो सीधे शिकायत पहुंच गई सीएम दरबार में। मैं गाड़ी से जा रहा था तो मेरी गाड़ी पर एक खालिद है, यहीं खालिद और उसके बेटे और उसके कुछ दोस्तों उन्होंने हमला कर दिया था। उसके बाद ये मामला माननीय मुख्यमंत्री जी के पास में गया था, राजा भारतेंद्र जी के साथ, और उनके समक्ष मामला रखा मैंने। फिर जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई हुई थी। ये दबंग पीढ़वर्ती के लोग हैं, पूर्व की सरकारों में इन पर कहीं ना कहीं सह रही है जो इतना बड़ा कारोबार कर लिया। स्टोन क्रशर, आरा मशीन, प्लाईवुड फैक्ट्री, अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनों की जांच, सबके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। बिजनौर के तालिब खालिद का हश्र बता रहा है कि माफिया सर उठाने की कोशिश करते हैं तो उसका अंजाम कितना बुरा होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुपर ओवर आपने क्रिकेट में देखा होगा, लेकिन आज योगी आदित्यनाथ का सुपर ओवर दिखा सिंगापुर में। विदेशी दौरे पर गए योगी आदित्यनाथ सिंगापुर में हैं
योगी आदित्यनाथ का जैसा क्रेज दूसरे राज्यों में दिखता है, ठीक वैसा ही उनका क्रेज सिंगापुर में भी दिखा। योगी आदित्यनाथ की नीतियों की तारीफ सिंगापुर में यूपी की एक महिला ने भरे मंच से की और उन्हें यूपी की 11 करोड़ महिलाओं का भैया कहकर बुलाया। पहले ये सुनिए। मेरे दिल से बस आपके लिए 2 लाइनें निकली थी। एक तो जब संत सियासत में आता है तो सियासत इबादत बन जाती है, और वो बन चुकी है। और उत्तर प्रदेश की 11.5 करोड़ महिलाओं के तरफ से मैं आपको भैया बोलती हूं, क्योंकि आपने हमें इतनी सुरक्षा प्रदान की है। जो आपने भी बोला, हम अब रात को निकलते नहीं डरते। अब डरता है तो अपराधी डरता है, जिसकी आप डेंटिंग और पेंटिंग करते हैं, जिसकी आप शल्य चिकित्सा करते हैं। तो मेरा नारा है, योगी है तो यूपी है। ऐसे ही योगी नेतृत्वे प्रदेश भवति सुरक्षितम शुभम। योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश सुरक्षित है और उसका कल्याण होगा, यह निश्चित है। अब देखिए, सिंगापुर योगी में तो हुआ, उसका फायदा अब यूपी को भी मिलने वाला है। कैसे, बताता हूं। योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में पहले ही दिन कमाल कर दिया। देखिए। अब वो दंगों वाला यूपी नहीं है। आज अयोध्या को पहचान नहीं पाएगा। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। योगी आदित्यनाथ लग्जरी कार से उतरे, लोगों का अभिवादन किया, लोगों ने बुके भेंट किया और माला पहनाई। योगी आदित्यनाथ भगवा कपड़े में जब सिंगापुर पहुंचे तो उनका स्वागत कुछ इस अंदाज में हुआ। धरती विदेशी थी, लेकिन योगी का अंदाज देसी था। योगी आदित्यनाथ उसी फॉर्म में नजर आए जिस फॉर्म में वो यूपी की पिच पर खेलते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी ना, वो लखनऊ की ही है। कैसे सटीक निशाना था उसका, अच्छे को कंपा दिया था। नमः पार्वती पति। सिंगापुर में भारतीय समुदाय के सामने योगी ने वही अंदाज दिखाया जो वो भारत में दिखाते हैं। अब वो दंगों वाला यूपी नहीं है। अब उत्तर प्रदेश के अंदर न कर्फ्यू है न दंगा है। अब यूपी में सब चंगा है। योगी की सिंगापुर यात्रा का मकसद है इन्वेस्टमेंट इन यूपी, और योगी आदित्यनाथ इसमें कामयाब भी हुए। योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर में एक एरोस्पेस सेंटर का दौरा किया। इस फैक्ट्री में उन्होंने छोटे बड़े विमानों और हेलीकॉप्टर्स को देखा। सिंगापुर दौरे के पहले ही दिन यूपी के फायदे वाले रुझान आने शुरू हो गए हैं। जयपुर एयरपोर्ट क्षेत्र में 100 एकड़ पर इंटरनेशनल टाउनशिप बनाने पर सहमति। टाउनशिप प्रोजेक्ट में 3,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। कानपुर लखनऊ हाईवे पर 50 एकड़ में लॉजिस्टिक पार्क बनेगा। लॉजिस्टिक पार्क में 650 करोड़ का निवेश, 7,500 नौकरियां। नोएडा ग्रेटर नोएडा में हाइपर स्केल डेटा सेंटर पार्क बनेगा, जिसमें 2,500 करोड़ रुपए का निवेश होगा। उत्तर प्रदेश आज से 9 वर्ष पहले क्या था? अव्यवस्था की स्थिति थी। दंगे, असुरक्षा, अव्यवस्था, अराजकता, ये वहां की पहचान बन गई थी। विरासत और विकास का एक अद्भुत संगम वहां देखने को आपको मिलता होगा। योगी आदित्यनाथ ने सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वेंग से मुलाकात की। सीएम योगी सिंगापुर की 25 टॉप कंपनियों के सीईओ से भी मुलाकात कर रहे हैं। सिंगापुर में योगी आदित्यनाथ का फोकस लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल पार्क, डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर, एविएशन इंजीनियरिंग, क्लीन एनर्जी, फिनटेक और रियल एस्टेट सेक्टर पर है। 34 से अधिक सेक्टोरल पॉलिसीज यूपी ने वर्तमान में हमारी कार्यरत हैं। 75,000 एकड़ का लैंड बैंक यूपी के पास है। बड़े हम लोगों के पास क्लस्टर लैंड के अलग अलग स्थलों पर हम लोगों ने तैयार करके रखे हुए हैं, और वहां पर विद्युत की अनवरत सप्लाई करने के साथ ही सुरक्षा का बेहतर माहौल भी है। योगी आदित्यनाथ सिंगापुर के बाद सीधे जापान की यात्रा पर जाएंगे। ये वही श्री राम मंदिर है जो जापान के इबारकी में मौजूद है।
यहाँ योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। इस मंदिर में जयपुर से लाई गई मूर्तियां स्थापित की गई हैं। ये मंदिर टोक्यो से 50 किलोमीटर दूर बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ जापान की बुलेट ट्रेन में भी सफर करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कब्जा गैंग के खिलाफ बुलडोजर मॉडल सीएम योगी ने दिया, लेकिन गुजरात इस मॉडल पर अमल में कई कदम आगे जाता दिख रहा है। राजकोट में दादा भाई ने सबसे बड़े बुलडोजर ऑपरेशन को अंजाम दिया है। एक दो नहीं बल्कि 70 बुलडोजर की पूरी फौज ने लगभग 1500 अवैध मकानों पर धावा बोल दिया। देखिए। गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा बुलडोजर ऑपरेशन। अवैध कब्जे के खिलाफ एक साथ 70 बुलडोजर की फौज। 25 ड्रोन कैमरों से बुलडोजर एक्शन की निगरानी। पुलिस के 3000 जवानों की मौजूदगी में डेमोलिशन। सोमवार को राजकोट के आसमान में सूरज के दस्तक देने के साथ ही दादा भाई की बुलडोजर आर्मी जाग गई। राजकोट नगर निगम के बुलडोजर जंगलेश्वर इलाके में हुआ अवैध कब्जा हटाने के लिए निकल पड़े। पूरे लाव लश्कर के साथ राजकोट नगर निगम की टीम जंगलेश्वर पहुंची और इलाके को 7 जोन में बांटकर डिमोलिशन शुरू कर दिया। देखिए कैसे बुलडोजर अवैध कब्जों पर प्रहार कर रहे हैं। ये पहला बुलडोजर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। एक साथ इतने बुलडोजरों ने एक्शन शुरू किया कि सभी को एक साथ दिखा पाना भी हमारे लिए मुश्किल है। कोई छत तोड़ रहा है, कोई दीवार गिरा रहा है, कोई झुग्गियों को जमींदोज कर रहा है। जंगलेश्वर इलाके में चलाई जा रही इस डिमोलिशन ड्राइव को गुजरात के इतिहास की सबसे बड़ी ड्राइव बताया जा रहा है। राजकोट में आजी नदी के किनारे वार्ड नंबर 16 और 17 में जंगलेश्वर समेत कई इलाकों में 1450 से भी ज्यादा अवैध मकानों, दुकानों पर नगर निगम का बुलडोजर गरजा। इस दौरान राजकोट नगर निगम के 1100 से भी ज्यादा कर्मचारी और 3000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद रहे। सुरक्षा के मद्देनजर राजकोट के अलावा मोरबी, सुरेंद्रनगर और जामनगर से भी पुलिस फोर्स को बुलाया गया था। जंगलेश्वर एरिया में आजी नदी के किनारे पर और टीपी स्कीम नंबर 6 की रोड का जो सरकारी ज़मीन पर अतिक्रमण था उसको हटाने की कार्यवाही आज से चालू की गई है। आरएमसी की 7 टीमें और 2500 से ज़्यादा पुलिस जवानों का बंदोबस्त यहाँ तैनात किया गया है और आरएमसी की टीम अपने इक्विपमेंट 7 जेसीबी, 7 इटैची, 64 जेसीबी और एम्बुलेंस फायर फाइटर्स के साथ यहाँ तैनात है। और पाकिस्तान कर्ज और गरीबी की मार झेल रहा है, ये तो आप जानते ही, लेकिन उसकी इस हालत ने पाकिस्तानियों के सामने ऐसी हालत पैदा कर दी है कि वो अल्लाह की इबादत तक ठीक से नहीं कर पा रहे। रोजेदारों की जेब तो खाली है ही, अब माह रमजान में उनकी प्लेट भी खाली है। मुनीर गाजा पीस प्लान के लिए करोड़ों अरबों अमेरिका को दे देता है, आतंकी संगठनों की मस्जिदों के निर्माण के लिए खजाना खोल देता है, लेकिन रमजान में भी आवाम के लिए कोई सहूलियत नहीं देता। माह रमजान, लेकिन महंगाई से परेशान है पूरा पाकिस्तान। 134 अरब डॉलर के कर्ज में डूबे पाकिस्तान के लोगों की जेब तो पहले से ही खाली थी, अब रमजान में उनकी प्लेट भी खाली है। रोजा खोलने के लिए न फल मयस्सर हो रहे हैं और न ही खजूर। दिन भर भूखे पेट अल्लाह की इबादत करने वाले रोजेदार शाम को क्या खाकर रोजा खोलें उन्हें समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि हर चीज उनकी पहुंच से दूर हो चुकी है। शहबाज सरकार ने दावा किया था कि रमजान में वो आवाम को सस्ते दरों पर फल, सब्जियां और खाने पीने का दूसरा सामान मुहैया कराएगी। कीमतों पर कंट्रोल करने के लिए व्यवस्था कराने की भी बात कही गई थी, लेकिन सारे दावे हवा हवाई साबित हुए। फलों की बात करें तो सेब 550 रुपए किलो बिक रहा है, संतरे 450 रुपए किलो मिल रहे हैं, अनार 900 रुपए किलो जा पहुंचा है तो केले 300 रुपए दर्जन में बिक रहे हैं, अमरूद 300 रुपए किलो बिक रहा है तो खजूर 3 से 5 हजार रुपए किलो मिल रहा है। अब ऐसे में पाकिस्तानियों को समझ नहीं आ रहा है कि इस्लामिक मुल्क में वो अपने इस्लाम धर्म का पालन कैसे करें, क्योंकि जेब इजाजत नहीं दे रही है कि रोजा रख पाएं। हालात ऐसे हों भी तो क्यों ना हो, पाकिस्तान में गरीबी बीते 11 सालों के अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। 2018-19 के बाद से गरीबी में 32% की वृद्धि दर्ज की गई है।
2014 के बाद ये सबसे ऊंचा स्तर है गरीबी का, जब वो 29.5% दर्ज की गई थी। आज पाकिस्तान की 29% आबादी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही है। लगभग 7 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी में जीवन बिता रहे हैं। कर्ज में डूबे पाकिस्तान में न नौकरी है न ही रोजगार है। लगातार बढ़ती गरीबी और महंगाई अभिशाप बनती जा रही है। लेकिन न पाकिस्तान में सर्वे सर्वा बने मुनीर को कोई फर्क पड़ रहा है और न ही पीएम शहबाज शरीफ को। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एक तरफ तो ये यासिम मुनीर अपने आवाम को भूखा मारकर न जाने उनसे किस जन्म का बदला ले रहा है, दूसरी तरफ अफगानिस्तान पर एयर स्ट्राइक करके आसिम मुनीर ने पाकिस्तान को बुरी तरह फंसा दिया है। जी, तालिबान अब मुनीर से इंतकाम लेने की तैयारी में है। तालिबान ने ऑपरेशन इस्लामाबाद शुरू कर दिया है। पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तालिबान के लड़ाके बॉर्डर की तरफ कूच कर गए। देखिए, पाकिस्तान पर किसी भी वक्त बड़ा हमला होने वाला, पाकिस्तान की तरफ कूच कर गई है फौज। अफगानिस्तान का ऑपरेशन इस्लामाबाद शुरू। अफगानिस्तान में मुल्ला मुनीर की सेना की एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान बहुत गुस्से में। पाकिस्तान पर हमले के लिए तालिबान के लड़ाके तैयार हैं। पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए तालिबान के लड़ाके निकल चुके। 100-200 नहीं, बल्कि तालिबान के 15,000 लड़ाके पाकिस्तान बॉर्डर की तरफ कूच कर गए। तालिबान इस बार ड्राइंग लाइन को बदलने वाला। तालिबान ने 19 अफगान नागरिकों की मौत का बदला मुल्ला मुनीर की सेना से लेने का ऐलान कर दिया। इसके लिए तालिबान ने तैयारी पूरी कर ली। तालिबान अब पाकिस्तान पर फुल एंड फाइनल अटैक करने वाला। ऐसा हमें कि मुनीर के साथ उससे याद करें। तालिबान की धमकी सुन पाकिस्तानी डरे हुए और अब मुल्ला मुनीर और ख्वाजा आसिफ को गालियां दे रहे हैं। तालिबान ने अपने टैंक का रुख पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। अब तालिबान हाईटेक अमेरिकी हथियारों से मुल्ला मुनीर की फौज को चुन चुन कर मारने वाला। पाकिस्तान में अब न तो शहबाज शरीफ महफूज न मरी। जिस एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए इजराइल अपनी सुरक्षा करता है, बहुत जल्द वो एयर डिफेंस सिस्टम भारत के पास भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल यात्रा पर जाने वाले हैं और वहां दुनिया के सबसे एडवांस और भरोसेमंद एयर डिफेंस सिस्टम में से एक आयरन डोम को लेकर डील होने जा रही है। इजराइल के काउंसिल जनरल ने इस ओर इशारा किया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के बाद अब आयरन डोम के आने से भारत की सुरक्षा अभेद्य हो जाएगी। आयरन डोम इजराइल का सबसे जबरदस्त इनोवेशन है। इसके अलावा आपको बता दें कि यह दुनिया के सबसे उन्नत और विश्वसनीय मिसाइल डिफेंस सिस्टम में से एक है। आयरन डोम डिटेक्शन, ट्रैकिंग, कंट्रोल और फायर यूनिट सिस्टम के तहत काम करता है। ये छोटी दूरी की मिसाइल्स और रॉकेट को हवा में ही तबाह करने की क्षमता से लैस है। आयरन डोम के साथ 2 और सिस्टम काम करते हैं, मीडियम और लॉन्ग रेंज के मिसाइल इंटरसेप्टर, जिसमें पहला है डेविड स्लिंग जो 40 से 300 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है और दूसरा है एरो सिस्टम जो 2400 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल इंटरसेप्ट कर सकता है। आयरन डोम की क्षमता का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि ईरान की 90% मिसाइल्स को इजराइल ने इसी सिस्टम से तबाह करने का दावा किया है।